हेलो एवरीवन, सो ये मेरी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास है और आज की क्लास में हम हिंदी का जो पेपर आया था 2016 में उसे सॉल्व करने वाले हैं। सो जो हिंदी का पेपर होता है वो टोटल 25 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 1 आवर का समय मिलता है, जिसमें आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 2016 का पेपर है और उसके अलावा 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न के जो उत्तर हैं वो मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू कराऊंगी, जो कि मैंने आपके एग्ज़ाम के लिए बनाए हैं। आप बिल्कुल वैसे ही अपने एग्ज़ाम में लिख के आइएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पना शक्ति को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए वर्णनात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न या फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो आप उनकी जिज्ञासा को, मतलब कि इंटरेस्ट को जगाना चाहते हैं या कल्पना शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो आप उनसे विकासात्मक प्रश्न पूछिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृत शब्द का विलोम है विषुप्त, सुषुप्त, शयन या फिर चेतना। जागृत का मतलब होता है एकदम जगा हुआ, जबकि सुषुप्त का मतलब होता है सोया हुआ। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जो बहुत अधिक बोलता हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द वक्ता, सुवक्ता, बाचाल, नेता। जो बहुत अधिक बोलता हो उसे हम कहते हैं बाचाल। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सजन शब्द का पर्याय नहीं है चौकस, सचेत, पहरेदार, सावधान। तो सजग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए चौकस भी होगा, सचेत भी होगा और सावधान भी होगा, लेकिन पहरेदार सजग का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधार, अवयवी, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। देखिए यहाँ पे जो कवि शब्द है, कवि क्या है? संज्ञा है, और जो महा है वो उसकी बता रहा है, विशेषता बता रहा है। मतलब कि यहाँ पे एक शब्द विशेष है और एक शब्द विशेषण का कार्य कर रहा है। तो जहाँ पे एक शब्द विशेष और एक शब्द विशेषण का कार्य करता है तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे हमारे 5 जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। हम अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। तो आपको प्रति उपसर्ग बताने हैं। तो प्रति प्लस कूल क्या हो गया? प्रतिकूल। प्रति प्लस दिन प्रतिदिन। प्रति प्लस रूप प्रतिरूप। तो इस तरीके से बहुत सारे उपसर्ग प्रति उपसर्ग से शब्द बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखिए कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक लगा हुआ है। इसका आप समास विग्रह करिए, मतलब कि इसका संधि विच्छेद करिए या फिर इसको अलग करिए। तो कार प्लस अक अक। तो यहाँ पे क्या प्रत्यय लगा हुआ है? अक। अक के प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईशा ने पत्र पढ़ा में कौन सा लकार प्रयुक्त है? तो ये बात हो गई भूतकाल की, उसने पढ़ा, ना तो पढ़ रही है ना ही पढ़ेगी। वो पढ़ा मतलब वो पढ़ चुकी है ऑलरेडी, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो ईशा ने पत्र पढ़ा में लट लगा रहे, ठीक है, लट। तो क्योंकि ये भूतकाल में है, ठीक है, इसलिए। तो भूतकाल को हम संस्कृत में ये बोलते हैं। बालक तेज दौड़ता है वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भी अन्य कुछ भेद होते हैं, तो उसी में से ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा वाला क्रिया विशेषण है। देखिए बालक तेज दौड़ता है, तो बालक किस तरीके से दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो उसके कार्य करने की रीति को बता रहे हैं, वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। इसीलिए बालक तेज दौड़ता वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण रीति या तरीके को बताता है कि आप किस तरीके से किसी काम को कर रहे हैं। धीरे धीरे कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं, रो रो के कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है। वाक्य में जो तेज क्रिया विशेषण है वो दौड़ने वाली क्रिया की रीति बता रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण शब्द में के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। वर्णन। वर्णन शब्द के आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। वर्णन का क्या क्या होगा? एक व्याख्या हो सकती है, उल्लेख हो सकता है, चर्चा हो सकती है और चित्रण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम शब्द के 2 उदाहरण लिखिए। तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के उदाहरण हो गया मैं, तुम,
यह, वह, आप, ठीक है, ये सब क्या है, संज्ञा के सर्वनाम के उदाहरण है। यहाँ पे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होते हैं। अब आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का जो मार्क्स होता है वो 2 नंबर का होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा लिख के आना है अति लघु प्रश्न से। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको उदाहरण भी देते हैं, एग्जाम्पल। तो वाक्य क्या होता है, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या हुआ, लड़का दौड़ता है, तो इस वाक्य में एक कर्ता है जो कि लड़का है, और एक क्रिया, क्रिया क्या है, दौड़ता है। मैंने एक किताब पढ़ी, इस वाक्य में एक कर्ता है, वो कौन है, मैंने, और एक क्रिया है, क्या हो रही है, पढ़ी, और यहाँ पे ये किताब है वो क्या है, एक संज्ञा है। प्रत्येक वाक्य के 2 भेद होते हैं, बहुत इजी सी बात है, सभी ने पढ़े होंगे। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। मतलब जैसे कि आपको एग्जाम्पल में मैंने लिखा है यहाँ पे, राजू स्कूल जाता है, उद्देश्य क्या हुआ, जो कर्ता होता है। जैसे कि राजू करता है तो वो क्या हो गया, उद्देश्य, और उद्देश्य ने क्या कार्य किया उसकी जो पूरी व्याख्या की जाती है वो होता है विधेय। तो स्कूल जाता है क्या हो गया, विधेय। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। आप इतना ही लिख के आइएगा क्योंकि एग्जाम में इतना ही टाइम होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इस प्रश्न का आंसर लिखते हुए आप सबसे पहले तो पर्यायवाची की देना चाहें तो आपके पास टाइम है, आप स्पीड से लिख लेते हैं, तो एक डेफिनेशन दे दीजिएगा कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, जो दिए हुए शब्द का समान अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग इनका पर्यायवाची पूछिए 2-2। मैंने 3-3 लिख दिया, आपको जो दो याद हुआ वो लिखाइएगा एग्जाम में। जैसे उपकार का क्या होता है, भलाई, परोपकार, आभार। अनुपम का क्या क्या पर्यायवाची होता है, अनूठा, अद्वितीय, अनोखा। उपेक्षा का क्या होगा, तिरस्कार, अनादर, अपमान। खग का होगा पक्षी, नवचर, चिड़िया। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं। बहुब्रीहि समास के 2 उदाहरण लिखिए। तो समास का तात्पर्य क्या होता है, संक्षेपीकरण, मतलब कि छोटा कर देना, संक्षेपीकरण। अर्थात क्या होगा, छोटा रूप। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बने वो पहले से छोटा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हैं। समास विग्रह, और यह है समासिक पद। जैसे रसोई के लिए घर, उसका समासिक पद क्या है, रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। राजा का पुत्र, राजपुत्र। आप देख रहे हैं कि समासिक पद बहुत पद जो है वो छोटा सा है, जबकि जो समास विग्रह करके जो नॉर्मल शब्द हैं वो कितने बड़े बड़े हैं, तो उसका छोटा रूप है। और क्वेश्चन में आपसे बहुब्रीहि समास के 2 उदाहरण भी पूछे थे, तो बहुब्रीहि समास के 2 उदाहरण भी लिखाइएगा। गजानन, गज है आनंद जिसका मतलब कि गणेश। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका मतलब कि कृष्ण। और बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा समासिक पद जिसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि वो दोनों पद किसी अन्य विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वही हमारा बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीतार्थक शब्द से क्या आशय है। मुक्ति, लौकिक, वादी तथा संयोग के विलोम शब्द लिखिए। तो सबसे पहले आपको विलोम शब्द की यानी कि विपरीतार्थक शब्द की आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो हेडिंग डालेंगे विपरीतार्थक शब्द, जिन शब्दों का अर्थ किसी दूसरे शब्द के अर्थ से एकदम विपरीत हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। और इन शब्दों को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण नहीं, आपको ये इन्हीं के ही विलोम शब्द लिखने हैं। तो एक तरफ आप डालेंगे शब्द, एक तरफ डालेंगे विलोम। मुक्ति का क्या हो गया, बंधन। लौकिक का अलौकिक। वादी का प्रतिवादी। संयोग का वियोग। सिंपल से आपके विलोम पूछे गए थे, आपको आसानी से आते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, हिरण तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, भागना, यानी कि हिरण तेज भागता है, तो यहाँ क्रिया क्या है, भागता। तो जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या बता रहा है, तेज। तो यहाँ पे तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम अच्छा लिखता है। यहाँ पे क्रिया क्या है, लिखता। लिखता की विशेषता क्या बता रहा है, अच्छा, कि वो किस तरीके से लिखता है, अच्छा अच्छा लिखता है, गंदा गंदा नहीं लिखता है। तो यहाँ पे अच्छा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया चलता की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा लिख के आएंगे कि गद्य शिक्षण होता क्या है। इस विधि में शिक्षक अपने गद्यांश का वाचन करता है, फिर उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बतलाता है, बाद में सभी वाक्यों का सरलार्थ बताते हुए गद्यांश का अर्थ स्पष्ट करता है। अब गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है? विद्यार्थी के शब्द उच्चारण को शुद्ध करता है, ठीक है, विद्यार्थियों के जो शब्द भंडार है उसको बढ़ाता है, भाषा से संबंधित ज्ञान में वृद्धि करता है, छात्रों में रचनात्मक शक्ति का विकास करता है। और एक छोटा सा इस तरीके से फ्लोचार्ट बना के सकते हैं। गद्य शिक्षण से क्या होता है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रचना, इन सब का ज्ञान बालक को आता है। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। अब मौन वाचन क्या होता है? जब हम कोई भी बिना आवाज़ करें अपने मन ही मन लिखित सामग्री को पढ़ लेते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं। एक और मैंने इसमें छोटा सा फ्लोचार्ट बनाया है। मौन वाचन के क्या क्या फायदे हैं? वाचन गति में वृद्धि होती है, अर्थग्रहण के कौशल विकसित होता है, मस्तिष्क व नेत्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं, स्वाध्याय की जो रुचि होती है उसमें बढ़ोतरी होती है, एकाग्रता बढ़ती है और कम समय में हम अधिक वाचन कर लेते हैं। मौन वाचन के निम्नलिखित महत्व हैं, थोड़ा सा आप हेडिंग में लिख के आ सकते हैं इस तरीके से भी। शब्द भंडार में वृद्धि, जब हम मौन वाचन करते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होता है, हमारा ध्यान बुक में ही होता है, हम उसे एकाग्रता के संग पढ़ते हैं और हमारी गति भी एकदम तेज होती है मौन वाचन में। तो हम थोड़े समय में ज़्यादा पढ़ लेते हैं और हम थोड़े समय ही क्या ज़्यादा से ज़्यादा शब्द को ग्रहण कर पाते हैं। तो मौन वाचन के दौरान हमारे शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। देखिए हमारे शब्द भंडार में वृद्धि हो रही है, हमारा पढ़ने में रुचि आ रही है तो हमें अच्छी, जाहिर सी बात है कि हमारी नॉलेज बढ़ेगी तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, हम 4 लोगों के बारे सामने अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह पाएंगे तो वो भी हमें अप्रिशिएट करेंगे, तो इससे भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। नेक्स्ट है समझ में वृद्धि, हम मौन वाचन कर रहे हैं, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं है, हमारी ज्ञानेंद्रिय है वो पठन कार्य में लगी हुई है। तो जब हम उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उसके अर्थ को अच्छे से समझ पाएंगे, रेदर देन आपका जब उसमें ध्यान नहीं है। तो समझ में वृद्धि होती है। कम ऊर्जा का व्यय, देखिए मौन वाचन में क्या होता है कि आपको बोलना नहीं पड़ता है, तो जो आपकी सारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो शांत ढंग से काम करती हैं, तो आप कम ऊर्जा में ज़्यादा पठन का कार्य कर लेते हैं। तो आप जैसे कि जब आप मौन वाचन करते हैं तो आप जो वाचन का कार्य है वो बहुत देर तक कर सकते हैं। अब जब आप 100 स्वर वाचन करते हैं, 100 स्वर वाचन का मतलब है बोल बोल के वाचन करना, जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो आप एक टाइम के बाद थक जाएंगे, आपकी माउथ जो है वो थक जाएगा। लेकिन जब आप मौन वाचन करते हैं तो हम घंटों घंटे सेल्फ स्टडी करते रहते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा 2016 का हिंदी का जो पेपर था वो कंप्लीट होता है और हिंदी के जितने पेपर आए थे सेकंड सेमेस्टर में वो मैंने सारे करा दिए, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकती हैं। बाय एंड हैव अ गुड डे।